नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे दो सहयोगी शिखा और गायत्री भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसके बाद एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी आजादी के बाद से देश में 7% से ज्यादा तक घट गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 43% से ज्यादा बढ़ गई है। भारत में घटी है हिंदुओं की आबादी। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। 7.82% हिंदुओं की आबादी घटी। पहले वो हिंदुओं की आबादी जहां 84.68% थी, भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हुई। पहले मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। और इस बीच जनसंख्या की इस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। कहा कि चिंता की बात है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का ये नतीजा है रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या रिपोर्ट पर कहा है कि ये चिंता की बात है, ये जनसंख्या का असंतुलन है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह किया काम, ये बड़ा आरोप भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से लगाया गया। आपको बता दें, जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक हिंदुओं की आबादी घटी है। इस पर क्या बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, सुनिए। गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता, जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, और हिंदुओं की घटती आबादी पर अब गिरिराज सिंह ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए अब किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। गिरिराज सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस ने रोहिंग्याओं को पराश्रय दिया है। विपक्ष गजवाए हिंद की तैयारी में है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहा है विपक्ष। आइए सुनते हैं क्या कहा। देखिए, कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर ये सलाहकार समिति की रिपोर्ट तो कह रहा, मैं तो इससे बढ़ के कहना चाह रहा हूं। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। इधर सैम पित्रोदा ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनके बयान के बाद लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन जो है सवालों के घेरे में। इसमें आरजेडी नेता मनोज झा सामने आए और कहते हैं कि हम में से कोई भी उनके बयान से सहमत नहीं है और कांग्रेस भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है। सैम पित्रोदा पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि हम सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं हैं, किसी को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज के नेता, कांग्रेस के नेता, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उसके बाद से लगातार पूरा विपक्ष हमले पर आ गया है।
कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। हम में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। आरजेडी भले ही निंदा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस खामोश है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी का हमला कांग्रेस पर कम नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि बार बार पित्रोदा के बयान पर विवाद छिड़ने के बावजूद कांग्रेस उनकी जुबान पर ताला नहीं लगवा पाई। क्या सैम कांग्रेस की मजबूरी है? आखिर सैम के मुद्दे पर बार बार रुस्वा होने के बावजूद क्यों चुप है गांधी परिवार? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। देश के इलेक्शंस वहां बैठ के यहाँ बात करने का आई डोंट थिंक वो अधिकार है उनको। पुरानी कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जी हाँ, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा उर्फ सैम पित्रोदा के हाल के दिए बयान के बीच कांग्रेस की हालत देखें तो बीच चुनाव मझधार में फंसी कांग्रेस के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। सैम पित्रोदा ने 140 करोड़ भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी करके एक बार फिर से कांग्रेस को ऐसे ही सियासी भंवरजाल में फंसा दिया है, जहां से कांग्रेस को उबरने में खासा वक्त लग सकता है। क्योंकि फिलहाल हालत ये है कि अपने आपत्तिजनक बयानों पर घिरने के बाद पित्रोदा कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बावजूद इसके बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व से माफी पर अड़ी, लेकिन ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, न राहुल गांधी और न सोनिया गांधी। जबकि चुनाव से किनारा कर चुकी प्रियंका गांधी ने तो जैसे अपनी जुबान ही सिल ली हो, लेकिन बीजेपी माफी से कम पर जैसे राजी ही नहीं है। चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। खैर, ये पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने कांग्रेस की डगमगाती नैया में छेद करके उसे पूरी तरह से डुबोने की कोशिश की हो। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले पित्रोदा अक्सर कोई न कोई ऐसा शिगुफा छोड़ जाते हैं जो कांग्रेस को सियासी भंवरजाल में फंसा देती है। सिर्फ बीते 5 सालों की ही बात करें तो 2014 के बाद अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस को पित्रोदा ने अपने विवादास्पद बयानों से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पित्रोदा के इन बयानों को देखें तो साफ हो जाता है कि पित्रोदा कांग्रेस के लिए पनौती बन चुके हैं। 8 मई 2024 पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारतीय अंग्रेजों जैसे दिखते हैं, अफ्रीकन जैसे दिखते हैं साउथ इंडियन। जबकि इससे कुछ ही रोज पहले पित्रोदा ने अप्रैल 2024 को ये बयान दिया, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, भारतीयों को 50% टैक्स देना चाहिए। वहीं जिस वक्त देश अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दिन गिन रहा था, उस दौरान सैम पित्रोदा ने ये कहकर चौंका दिया था कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता। जबकि पित्रोदा के चलते कांग्रेस जिस वजह से सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर आई, वो पित्रोदा का साल 2019 में दिया गया वो बयान था जिसमें उन्होंने सिख विरोधी दंगों को लेकर ये कहा, अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आप
आपने क्या किया? 1984 में जो हुआ वो हुआ। फरवरी 2019 में भी सैम पित्रोदा ने पुलवामा अटैक पर ये बयान देकर कांग्रेस को फंसा दिया था कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं। साफ है, पित्रोदा हमेशा अपने बयानों से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि पार्टी उनके आपत्तिजनक बयानों पर भी चुप रहती है। इसका जवाब आज तक किसी कांग्रेस नेता ने नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी इस बार पित्रोदा के इस आपत्तिजनक बयान को अवसर के तौर पर देख रही है। बीजेपी नेता चुनाव के ऐन मौके पर पूरे देश में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि पित्रोदा के पद से इस्तीफा देने के बावजूद बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर माफी मांगने के लिए दबाव बना रही है। देश के इलेक्शंस वहाँ बैठ के यहाँ बात करने का आई डोंट थिंक वो अधिकार है उनको, और अफसोस की बात है क्योंकि वो शायद कोई ऐसे जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोले हैं। वो कुछ टेक्निकल इस चीज़ से बात करे हैं शायद, मुझे भी पता नहीं वो ठीक क्या बोले हैं। इट इज़ रिग्रेटफुल। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। बहरहाल सियासी नफा नुकसान भाप चुकी कांग्रेस पित्रोदा के बयानों से अपना पल्ला झाड़ चुकी है। लेकिन जिस तरह से पित्रोदा के बयान पर बीजेपी की तरफ से लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं, साफ है कि पित्रोदा कांग्रेस को डुबोने के अपने मिशन में कामयाबी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कौन डरता है, हम तैयार हैं और 15 मिनट की जगह 15 दिन ले ले, ये ओवैसी ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। नवनीत राणा जिन्होंने कहा था 15 मिनट क्या 15 सेकंड ही काफी है, उस पर अब ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कौन डरता है, हम तो तैयार हैं, 15 मिनट क्या 15 दिन ले ले, ये ओवैसी ने पलटवार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार। सर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपनी पदयात्रा भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए, 2004 से आप सांसद हैं। मुझे लगता है लोगों को देखकर ये पूछना तो नहीं चाहिए मुझे कि 24 में आप क्यों आएंगे, लेकिन 24 के लिए आप हैदराबाद के लिए क्या सोचते हैं? आपको वापस लोग चुने क्यों ऐसा? नहीं, एक तो ये कि हमारी पार्टी पिछले 5 साल में 2019 से 2024 के दरमियान में हमेशा की तरह आवाम के दरमियान में रही है और जनता की तकालीफ को सुनी है, उनका काम भी किया है। और हमारे पास जो पार्टी में सिस्टम है, हमारे ऑफिस में हमारे पूरे एमएलएज, मैं एमपी, एमएलसीज, कॉर्पोरेटर्स हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, सुबह 10:30 से दोपहर में 2-3 बजे तक, और उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करवाते हैं। और फिर आप ये 5 साल में कोविड भी आया था, तो उस कोविड के पीरियड में शहर हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिटी में, अगर कोई पार्टी के मेंबर्स काम कर रहे थे तो एमआईएम के थे। कंटेनमेंट जोन्स बन गए थे तो वहां जाकर फूड किट दे रहे थे। हमारे पास एक 2000 नामों की लिस्ट है मेरे पास, जिसको हमने बेड दिलवाए। उस जमाने में एक दवा की जरूरत पड़ गई थी, इंजेक्शन की, तो वो उसका इंतजाम करवाए। तो उसमें बहुत काम हुआ। अल्लाह ने हमसे मौका दिया खिदमत करने का। और फिर हमारी पार्टी का वर्क कल्चर भी डिफरेंट है। और पिछले 4 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें हमारे 7 सीट हम दोबारा जीत गए, 1 सीट पर कम वोट से जीते थे। तो हमारी जो कमजोरियां थी उसको हमने दूर किया। और तो हमको यकीन है कि फ्यूचर में भी डेवलपमेंट के काम करवाना, जैसा एक मेट्रो लाइन की एक लाइन हैदराबाद पार्लियामेंट में रुकी हुई थी, तो सीएम आकर उसका इनॉग्रेट किए। 2000 करोड़ की खाली लैंड एक्विजिशन में लगेंगे उसमें। फिर एक एयरपोर्ट लाइन आ रही है नागौल से। हमारी रिप्रेजेंटेशन पर 3
हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जगह पर स्टेशन बनेगा। एक तो ओवैसी हॉस्पिटल के पास, एक आपके कंचन बाग के पास, तीसरा चंद्रायन गुट्टा के पास। तो वहाँ से एयरपोर्ट जाएगी। तो रोड वाइडनिंग के लिए भी याकूत पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मुकामात पर रोड वाइडनिंग का काम शुरू हो चुका है, चेक्स दिए जा चुके हैं। तो डेवलपमेंट के काम हैं, सुरेश दैन का काम करवाना है जी, तो हम कराएंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? नहीं, अगर वो हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे, तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही हैं, इसीलिए हाईलाइट। नहीं, आप अगर हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती है तो आप लोग देते क्या? तो क्रेडिट हमारे को जाता है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। कुछ लोगों को तो नाम तक नहीं पता था। आप लोग हैदराबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ठीक है। वेंकैया नायडू खड़े हुए थे 96 में, और उस जमाने में एक रेबल कैंडिडेट भी था MIM का, और उसकी डेमोग्राफी कुछ और डिफरेंट थी। उसमें चिवड़ला, वखाराबाद, तांडूर था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बावजूद भी अवाम ने MIM कामयाब किया। मेरे ख्याल से 75,000 80,000 से कामयाबी हुई थी MIM की। फिर जितने MIM के खिलाफ BJP के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सुभाष चंद्र जी डिप्टी मेयर थे, RSS का उनका चीफ है, क्या भगवान राव नाम है उनको, वो थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए BJP से मुकाबला होता है, कांग्रेस से होता है, अब BRS भी है। तो ये बोलना कि कोई है ही नहीं, सब है मैदान। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? नहीं, देखिए पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ। तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही हैं कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। अब ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर। BJP के मेंबर तो थे ही नहीं वो। BJP खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहाँ पर राजमोहन 4थी मरतबा कॉर्पोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहाँ पर, तब भी राजमोहन जीत गया। योगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, तब भी एक स्वामी यादव हमारे कॉर्पोरेटर जीत गए, और एक नायक है, ST है। तो हमारे पार्टी में कई दलित OBC भाई बहन हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर किसी की बीनाई यानी आईसाइट कमजोर है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना मैडम। और अगर कोविड के दौरान में हम तो सबका काम किए, ये नहीं देखे कि तुम मुसलमान है, तुम दलित है, हिंदू है, सबका काम किए। एक पूरा लाल दरवाजे की मंदिर है, वहाँ के पुजारी के फैमिली ने हमको सुबह 2 बजे फोन किया था कि पुजारी जी बीमार हैं, उनको बेड चाहिए। हम बेड दिलाए उनको। पूछे क्या भाई आप, हम कौन से मजहब है आपका? किसका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुआ था कोविड में लोगों को खून चूसने की बुनियाद पर? पूछिए उनसे। उनका खुद का हॉस्पिटल 8 दिन ब्लैक लिस्ट हो गया था। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ? आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं। लोगों को दिखता है कि नजर नहीं रखे, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। ये मालूम होता है। हम तो 4 महीने से देख रहे हैं इनके ड्रामे को। अच्छा, क्या ड्रामा? जो भी था इनका। अच्छा। 4 महीने से चल रहा है ये। हम वॉच कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि हम कान में फूल लगा के नहीं बैठे रहते। हाँ। देखते रहते, वॉच करते रहते 4 महीने से क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशे कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। एक आरोप वो लगाती हैं, वो कह रही हैं कि जो भी मीडिया आपके खिलाफ अगर नेगेटिव खबर चला रही है उसको आप यहाँ हैदराबाद में बैन कर रहे हैं, या तो आप उन्हें एक तरह से पैसे का एक कोई प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर आप उन्हें एक तरह से बैन करने की कोशिश करें। ये उनका आरोप। आपको कितने पैसे दिए दिल्ली से आने के लिए, बोलिए? मैं तो उनके पास भी जा रही हूँ, आपके पास भी जा रही हूँ। तो कितने पैसे उनसे लिए, हमसे लिए, बोलिए ना। तो जाते हैं दोनों से लेना पड़ा आपको फिर। चलिए, हम कितने दिए आपको? नहीं, वो तो कह रही है जो नेगेटिव खबर चलाते हैं। हम तो नहीं नेगेटिव, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। भाई मैं आपको रोकता हूँ नेगेटिव पॉलिटिक्स चलाने के लिए? ये तो आपके बॉस तय करते हैं रात में 9 बजे। तो जो खबर होती है वैसे ही चलाते हैं। नहीं, ठीक है ना। आप बताइए, उतनी दूर से आप आ रहे हैं, नेगेटिव क्या है बोलिए?
कोई पागलपन की बात ही कर सकते हैं। कौन रोकता है किसी को, मीडिया को? भाई आजकल तो सोशल मीडिया